नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। वेनेजुएला की अपार सफलता के बाद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है ना, अब वो चारों दिशाओं में दौड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये प्रायोरिटी बना ली है कि 1823 में जो मुनरो डॉक्ट्रिन आई थी ना, उसको दोबारा से रिवाइव करना है। उसने ये तय कर लिया है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसमें वो किसी भी तरीके से किसी भी भारी ताकत का इंफ्लुएंस नहीं होने देगा, भले ही उसके लिए उसे दूसरे देशों पर कब्जा करना पड़े, भले ही उस पुरानी कॉलोनियल माइंडसेट को दोबारा से रिवाइव करना पड़े, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वो किसी को नहीं आने देगा। इसीलिए जिस तरीके से चाइना का फुटहोल्ड बढ़ता जा रहा था वेनेजुएला में, उसने उसको दरकिनार कर दिया, बाहर कर दिया, बहुत बेहतर और प्रिसाइज सर्जिकल प्रिसीशन ऑपरेशन के साथ। अब उसके बाद उसकी नजर और बहुत सारे देशों पर है, बहुत सारे पे कह रहा हूं मैं, लेकिन फिलहाल उसमें भी पहले कौन, वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से तय कर लिया है और बता दिया है कि भैया अब इसका नंबर है, और वो नंबर है ग्रीनलैंड। और ये मानकर चलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये लक्ष्य है कि अगले 100 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका में मिल जाए, उसका 51st स्टेट बन जाए, वो नहीं, लेकिन हां उसका एक एक्सटेंडेड आर्म हो ग्रीनलैंड के अंदर, वो जैसे चाहे ग्रीनलैंड को वैसे चलाए। ग्रीनलैंड में राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? अमेरिका डिसाइड करेगा। उसको सिक्योरिटी कवर कौन प्रोवाइड कराएगा? अमेरिका कराएगा। अब सवाल यह उठता है कि एक ग्रीनलैंड जहां मात्र 56,000 लोग रहते हैं, ओनली 56,000 लोग, और एक बियाबान, एक तरीके से रेगिस्तान है बर्फ का, उसके अलावा वहां कुछ नहीं है, तो क्या उसकी प्रायोरिटी है? क्यों वो वहां जाना चाहता है और क्या उसका लक्ष्य है? और यूरोप किस तरीके से बिलबिला रहा है, परेशान है, और भारत किस तरीके से इसका फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले जो अमेरिका है और ट्रंप है, वो सबसे पहले बनते उसने क्या कहा था? कनाडा और ग्रीनलैंड को अपना 51st स्टेट बनाऊंगा। उसके लिए, उसके एनेक्सेशन के लिए कहें या उसको अपने प्रभाव में लेने के लिए, एक 3 फेज प्लान ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है अमेरिका ने कि भैया ये हमारा हिस्सा बनेगा। अब ग्रीनलैंड आता है फिलहाल डेनमार्क के अधीन, डेनमार्क उसको चलाता है, तो डेनमार्क नेटो का हिस्सा है, डेनमार्क ईयू का हिस्सा है, अमेरिका खुद नेटो का हिस्सा है, यानी एक नेटो देश दूसरे नेटो देश का जो एक तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया है उसको एनेक्स करने का प्रयास कर रहा है। तो भैया जब अमेरिका ग्रीनलैंड पे हमला बोलेगा तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा। आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक सदस्य देश पे हमला यानी सभी देशों पर हमला, तो यानी कि आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा डेनमार्क के लिए। तो अब डेनमार्क अमेरिका से मदद कैसे मांगेगा? अमेरिका ने तो उस पर हमला ही किया। तो कुल मिलाकर ये दर्शाता है कि अगर ये वाला कार्यक्रम होता है तो नेटो एक तरीके से समाप्ति की ओर होगा। नेटो का जो अधिकार, एक तरीके से कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, वो भरभरा के गिरना शुरू हो जाएगा। और ये ऑलरेडी कहने लगे हैं जो नेटो देश है, यू देश है। दरअसल अमेरिका ने एक कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जो ये कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट है, वो ये कहता है कि भैया हम ग्रीनलैंड के लोगों से पूछेंगे, हम ग्रीनलैंड के लोगों से पूछेंगे आपको जाना कहां है, क्या करना चाहते हैं, और हम उन्हें ऑफर देंगे कि आप ऐसा है अमेरिका में आ जाओ या अमेरिका के साथ आ जाओ, अमेरिका की कॉलोनी बन जाओ, उसके एवज में हम तुम्हें खूब सारा पैसा देंगे, हम तुम्हें यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे, हम तुम्हें वो सारी सुविधाएं देंगे जो एक आम अमेरिकी नागरिक को मिलती है। अभी आज के समय में लगभग $600 मिलियन खर्च करता है डेनमार्क ग्रीनलैंड के ऊपर। तो अमेरिका कहेगा भैया या तो हम 600 देंगे या इससे पैसा देंगे, प्लस जो एक अमेरिकन नागरिक के जो पर्क्स होते हैं कुछ वैसा देंगे, सिक्योरिटी कवर देंगे, सब कुछ देंगे तुम्हें। और उसने वो जो 3 फेज प्लान है वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड के अंदर लॉन्च कर दिया है। सबसे पहला उसने लालच देना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आएगा, पैसा देंगे, सारी सुविधाएं देंगे तुम्हें, हेल्थ कवर होगा, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को जितनी सुविधाएं होती हैं वो सब तुम्हें देंगे, सब कुछ देंगे। ये फेज 1 है, लालच।
उसके बाद फेज 2 है, कोवर्ट इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया। वहां के जो पॉलिटिकल क्लास होगी, जो बिजनेस क्लास होगी, है ही कितने 56,000, मान लीजिए उसमें 20-30 हजार लोग खरीद लिए, 30,000 लोगों से उन्होंने हाँ करवा लिया और रेफरेंडम वहां होने लगा, तो हो गया कार्यक्रम समाप्त। और कितने होते हैं? 30,000। हमारे यहां तो 2-3 बड़े गांव मिला लो, 30,000 हो गए नागरिक। आपको 56 को नहीं कन्विंस करना ना, आपको तो 50% हो जाए, 50+, कार्यक्रम समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। उस ग्रीनलैंड के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो के पड़ा है। और तीसरा, जैसे ही आपने उस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आपने अपने अधीन कर लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया, फिर वो एनेक्सेशन की बात करेगा, सेसेशनेशन की बात करेगा, अलगाववाद की बात खड़ी हो जाएगी, और डेनमार्क रोक नहीं पाएगा। डेनमार्क के बस की नहीं है कि अमेरिका से लड़ ले। यानी अमेरिका ने अब यह तय कर लिया है कि हमें ग्रीनलैंड को लेना ही है। देखिए, अब यह नहीं है कि ग्रीनलैंड अमेरिका में जाएगा या नहीं जाएगा, अब यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका में कब जाएगा या उसके प्रभाव में कब जाएगा। और जिस तरह का एक ट्रीटी बेस्ड एग्रीमेंट है, जो कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन एग्रीमेंट है, यह पहला नहीं है अमेरिका ने किसी के साथ किया है। माइक्रोनेशिया नाम का देश है, उसके साथ इसने किया है। मार्शल आइलैंड के साथ उसने ये किया है। पलाऊ है, उसके साथ ये किया है। ये सारे देश लगभग नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया पड़ते हैं। तो 3-4 देश ऑलरेडी इस तरह के एग्रीमेंट में अमेरिका के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए वेनेजुएला में तो सीधा कब्जा ही कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? उसने ट्वीट किया है कि अरे हमने 30 से 50 मिलियन बैरल बहुत अच्छा रिफाइंड, बहुत बेहतर क्वालिटी का वेनेजुएलन ऑयल हमारे हाथ लग गया है फिलहाल तात्कालिक तौर पर, और इसे बेच के वो पैसा अमेरिका और वेनेजुएला के लोगों के लिए लगाएंगे। भैया तेल वेनेजुएला का तुम अमेरिका में क्यों लगाओगे? जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये जंगल है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक कानून चलता है, और वह है ताकत का कानून। आपके हाथ में ताकत है तो आप ग्रीनलैंड भी लेंगे, वेनेजुएला भी लेंगे, पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर लेंगे। और अमेरिका की जो नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है 2025 की, वो ये सीधा कहती है कि जो भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है वो हमारा हिस्सा है, उस पर हम किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधा सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। यानी कि कितना ही चिल्ला लो तुम यूरोप वालों, कितना ही मगरमच्छ के आंसू बहा लो, अपने घोड़े खोल लो, कुछ भी कर लो, ट्रंप ग्रीनलैंड को लेगा। और ये उसकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, अमेरिका की डॉक्ट्रिन है ये। आप पीछे नहीं हटेंगे वो। और डॉक्ट्रिन क्या कहती है? ये जितना आपको लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, अमेरिका इसका हिस्सा है, कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा, कोलंबिया का कुछ हिस्सा, क्यूबा, वेनेजुएला, ये सारे इसके नीचे आ रहे हैं। ये मैप तैयार किया गया था, आप ये मान कर चलिए, ये जो मैप है ये दर्शा रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे इस पूरे एरिया में अपना वर्चस्व दबाएगा। एक तो भाई आपका इन्फ्लुएंस है, एक इन्फ्लुएंस से कहीं बढ़कर कॉलोनी कह लीजिए, एनेक्सेशन कह लीजिए, अपने हिस्से में मिला लेना कह लीजिए, कुछ वैसी स्थिति में अमेरिका जाना चाहता है। और ये सारे के सारे हिस्से आपको धीरे 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 ट्रंप क्लेम करता दिखाई देगा। इसलिए ट्रंप बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, अचानक नहीं है, रैंडम नहीं है। जब बहुत लोग कहते थे ना ट्रंप बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। वो क्या करता है? एक चुरकी छोड़ता है, लोगों की नजर उधर होती है, वो कर कुछ और देता है। जब इतना बड़ा फेंक दो कि जब नेगोशिएशन हो तो कहीं कम से कम मिडिल पॉइंट में आओ, तो भी ट्रंप के लिए फायदेमंद हो। एक बिजनेसमैन जैसे काम करता है, जैसे एक नेगोशिएटर काम करता है, कुछ वैसे ही वो करने का प्रयास कर रहा है। और क्यों महत्वपूर्ण है ग्रीनलैंड? आप इस बात से समझिए कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत जबरदस्त मात्रा में वहां पे रेयर अर्थ है। उसका एक्सेस अमेरिका को मिलेगा। अमेरिका का ऑलरेडी एक स्पेस स्टेशन है। यूरोप कह रहा है, यूरोप वाले कह रहे हैं भाई ऑलरेडी है तुम्हारे पास वहां पे बेस, तुम्हें और बेस बनाने हैं वो भी बना लो, हम देने को तैयार हैं। डेनमार्क कह रहा है भाई तू कर ले जो करना है, जमीन क्यों चाहिए तुझे, तुम नेटो का हिस्सा हो, हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें वो जो चाहे वो बनाओ, बस ये मत कहो कि ये तुम्हारा हिस्सा है, रहना हमारा चाहिए, सोवरेनिटी हमारी रहनी चाहिए। लेकिन उसको भी वो मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहा है भाड़ में जाओ, अब दे दी तुमने सोवरेनिटी, 50 साल बाद तुम कहने लगे भाई हम नहीं कर रहे कुछ, निकलो यहां से। फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि अमेरिका को पता है वो एक डाइंग पावर है,
तो उससे पहले जितना समेट सकता है समेट ले, क्योंकि 50 साल बाद 100 साल बाद नहीं पता ना, हम उस हालत में रहेंगे कि हो सके साथी हमें कहने लगे बाहर निकलो, तो चाहिए हमें हर हालत में। और जो यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और एक कल ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है ग्रीनलैंड पे कि हम सब आर्कटिक की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हैं, हम सब चाहते हैं आर्कटिक की सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन भाई उसके लिए ये तुम जो अमेरिका ये कर रहा है ना, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दरअसल इन लोगों की इसलिए हालत पतली हो गई है क्योंकि अब तक ये सारे के सारे लोग अमेरिका के हाथों में पलते थे, अमेरिका की एक तरीके से दया दृष्टि पर जिंदा थे। अमेरिका मार्केट प्रोवाइड कराता था, अमेरिका सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराता था, अमेरिका एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था। अब अमेरिका ने सारे के सारी चीजें रिवर्स कर दी। डोनाल्ड ट्रंप आते ही क्या कहता है कि भैया ऐसा है नाटो वालों, जितने भी तुम मेंबर हो मैं खर्चा उठाता हूं, मैं अब नहीं उठा रहा, 5%, 7% जितना भी है 4% तक अपने टोटल बजट का खर्चा करो खुद सिक्योरिटी पे। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका वाले हथियार लाएंगे तुम्हारे यहां रखेंगे और रशिया से तुम्हें बचे, खुद बचो, पैसा तो खर्चा करो, हथियार हम देंगे लेकिन खर्चा तो तुम्हें करना पड़ेगा। और अब तक तो ये लोग मजे की जिंदगी जी रहे थे। भारत में भी बहुत लोग कहते हैं ना, अरे साहब वो फिनलैंड में देखो एजुकेशन कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है, फिनलैंड कितना खर्चा करता है अपनी मिलिट्री पे, अब भारत को कितना करना पड़ता है। उसे तो अमेरिका कह रहा था अब तक पूरे यूरोप को हम सिक्योरिटी देंगे, वो खर्चा उठा रहा था, भारत में तो खुद करना पड़ता है ना। इंटरनल सिक्योरिटी पे वो तो जीरो खर्चा कर रहे थे अब तक, भारत को करना पड़ता है ना। तो जो लोग ये कंपेयर करते हैं ना यूरोप को भारत को, तो उनकी कंडीशंस को भी कंपेयर करो। खैर वो अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने सीधा कह दिया अब नहीं कर रहे। जो सस्ती एनर्जी उन्हें आती थी रशिया से, उसकी टंकी बंद करा दी अमेरिका ने युद्ध के नाम पर। तो अब एनर्जी जो है उसमें उनको सस्ती नहीं पड़ रही, दुगना 3 गुना दाम पर उन्हें एनर्जी खरीदनी पड़ रही है। तो वहां ऐसी तैसी हो गई है यूरोप की। ट्रेड में भैया हम तो अमेरिका वाले हैं, वेस्ट हैं, गोरे हैं। अमेरिका ने कहा तू गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, जो भी है, इतना % बेस टैरिफ है, ये तो देना पड़ेगा व्यापार पे। कुल मिलाकर यूरोप को अमेरिका ने लाकर एक मियर स्पेक्टेटर बनाकर छोड़ दिया है, मुखदर्शक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता यूरोप। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट दे लो, कुछ भी कर लो, ग्रीनलैंड अगर लेना है अमेरिका को तो वो ले लेगा, और जब चाहेगा ले लेगा। खूब चिल्लाओ, अमेरिका को और ट्रंप को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने नेशनल सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें लिख दिया है कि ये हमारे एरिया है, हम लेंगे, बात खत्म। फिलहाल मुफीद टाइम है, चाइना ताइवान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में घुसा हुआ है, रशिया यूक्रेन में घुसा हुआ है, कोई कंपटीशन नहीं है, हम करेंगे इस कार्यक्रम। और क्यों करेंगे ये और महत्वपूर्ण है। ये मैप है जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, 2 पिंक लाइनें जहां से निकल रही हैं, वो कोला बेस है, कोला पेनिनसुला में कोला बेस है रशिया के अंदर। अमेरिका को यह डर है कि अगर यहां से कुछ भी आता है, अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ कोई भी मिसाइल आती है, कोई भी प्रोजेक्टाइल आता है, तो वो सबसे बेहतर जगह अगर उसे कहीं मार के गिराया जा सकता है, या वो सारी की सारी प्रोजेक्टाइल अगर कहीं से आएंगी तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से आएंगी। तो यहां से हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि हम यहां खड़े होकर उस पूरे के सारे प्रोजेक्टाइल को, उस जो वल्नरेबिलिटी है हमारी रशिया के प्रति, उसको काउंटर कर सकते हैं। तो जो लोकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस ग्रीनलैंड को लेने के लिए अमेरिका मारा जा रहा है। अलास्का लिया, फायदा हुआ ना, रशिया से ही खरीदा था अलास्का, कितना मिनरल्स और रिसोर्सेज है वहां पे, ऐसे ही ग्रीनलैंड के अंदर है, प्लस नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये उस जंक्चर पर है, उस पॉइंट पर है जहां से रशिया का कोई भी प्रोजेक्टाइल आएगा इसके ऊपर से आएगा और हम इसको मार के गिरा सकते हैं। अगर ये फॉरेन एंटिटी है, किसी दूसरे देश की जगह है, मान लीजिए इतना वो प्रोजेक्टाइल आ रहा है, हम डेनमार्क से बात करें, डेनमार्क हाँ करे, फिर हम कुछ करें, तो समय ही चला गया, क्योंकि ये तो मिनटों का खेल होता है। तो इसीलिए ये ग्रीनलैंड जरूरी है। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल है,
अभी धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरीके से यह पिघल रहा है, उसमें इतने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हर कोई उस पर कब्जा चाहता है। और इस पूरे के पूरे आर्कटिक बेल्ट में 50% से ज्यादा, लगभग 55-56% के आसपास है, उस पर जो कब्जा है वो रशिया का है, क्योंकि उसका बॉर्डर इतना लंबा है कि इस पूरे आर्कटिक में इतना लंबा बॉर्डर जाता है कि लगभग 50% से ऊपर का हिस्सा सिर्फ रशिया के अधीन आता है, और 50 पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए अमेरिका यहां पे टांग फंसाना चाहता है कि ग्रीनलैंड के माध्यम से हम भी उस आर्कटिक का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि जब ये आर्कटिक खुलेगा, ये ट्रेड रूट खुलेगा, क्योंकि सुएज कैनाल और जो नीचे से आता है वो लंबा है, आर्कटिक से रास्ता सस्ता पड़ता है, रास्ता कम पड़ता है। अगर यहां से ट्रेड खुलता है, लोग आना शुरू होते हैं, और चाइनीज सबमरीन भी आ जाती हैं इन एडिशन टू रशियन सबमरीन्स, तो उन्हें कौन रोकेगा? उसे कैसे रोकेंगे? इसलिए ग्रीनलैंड जरूरी है। आज भले ही ग्रीनलैंड का बिल्कुल इमीडिएट कोई पर्पस ना हो, बहुत लिमिटेड पर्पस हो, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा है, नेशनल सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है। अगर मान लीजिए इन वार्म वाटर धीरे धीरे ये आर्कटिक पिघलता है, इसमें चाइनीज सबमरीन्स आती हैं, रशियन सबमरीन्स आती हैं, तो भैया बिल्कुल अमेरिका के सिर पे आके खड़े हो गए। तो उसे बफर चाहिए, अमेरिकन मेनलैंड और उस आर्कटिक के बीच में एक बफर जोन चाहिए, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के तौर पर बनता है, कि भैया इस बीच में तो कम से कम हम रोक लेंगे। बिल्कुल घर के गेट पे तो आके खड़े नहीं होंगे। इसलिए ये ग्रीनलैंड जरूरी है, इसलिए अमेरिका इसको लिए बिना नहीं मानेगा। आप ये मानकर चलिए, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन रहा है, बस ये मैटर ऑफ टाइम है कि अब बने, 100 दिन में बने, 1 साल में बने। उनका प्रयास लगभग 100 दिन का है। अब ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशंस इधर उधर। अब ट्रम्प ने ये भी कहा था ना वेनेजुएला पे तो हम 4 दिन पहले हमला करने वाले थे, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। हो सकता है यहां कुछ महीने ना लग के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन ये मानकर चलिए ग्रीनलैंड के पीछे अब अमेरिका पड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बात कहता है, वेग नहीं है। शुरू शुरू में बहुत ज्यादा लगता है, जब ये शुरू शुरू में इसने कहा, डेनमार्क वाला कहता अरे मजाक कर रहे हो, ट्रंप कह रहा नहीं नहीं सीरियस हो, कह रहा हाँ हाँ मजाक कर रहे हो, ये वाली स्थिति थी। और अब देखिए अब क्या स्थिति है। और इसकी वजह से जो डिसकंटेंट, जो अनईज यूरोपियन यूनियन के अंदर आएगी, जो वो बेचैन होंगे, कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में दूरी बढ़ेगी। यूरोप के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को ये मानेंगे। अब तक तो वो लगता था कि भैया ये भी गोरा मैं भी गोरा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही अंतर सही है, लेकिन कम से कम कुछ कुछ बराबर से तो हैं। अब तो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट से भी कम है। ये स्थिति उनको महसूस हो रही है। और भारत जिस तरीके से अब एफटीए करना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन से, ये अमेरिका को और मिर्ची लगा रहा है। भारत डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दे रहा। लोग कहते हैं ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया, ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप कह रहा है मोदी ने मुझे फोन किया, ट्रंप ये कह रहा है। अरे क्यों जवाब देना, अपने काम से जवाब दो ना। भारत कर रहा है यू के साथ एफटीए, अमेरिका को मिर्च लग रही है कि हमारे साथ नहीं कर रहा। और इस बार 26 जनवरी की परेड पर संभावना है कि शायद जो यू की प्रेसिडेंट है अर्सुला वॉन डर लेयन, उसको शायद न्योता दिया जा रहा है एज ए चीफ गेस्ट, ताकि एफटीए की बात को आगे बढ़ाया जा सके और यूरोप के साथ भारत के संबंध को बेहतर किया जा सके, ताकि एक मार्केट वहां खुले, जो चाइनीज इंफ्लुएंस हुआ है उसे कम किया जा सके। और अगर इस बीच अमेरिकन प्रॉब्लम वहां बढ़ती है तो शायद उसके बीच में कोई स्पेस अपनी ढूंढी जा सके। भारत यह भी प्रयास कर रहा है, ये नहीं कि अमेरिका को पीछे करके, लेकिन अगर वो स्पेस क्रिएट होती है अमेरिका के निकल जाने से या उसकी वजह से, अगर स्पेस क्रिएट होती है तो भारत घुसेगा, क्या दिक्कत है। वो प्रयास होगा और कर रहा है भारत। और रही बात डेनमार्क की, भैया देखिए डेनमार्क के साथ बहुत ज्यादा सांत्वनाएं और बहुत सारी हमारी कोई फीलिंग तो है नहीं। डेनमार्क अब तक अमेरिका ने जितने भी गलत सही काम किए हैं सब में वो उसका भागीदार रहा है, सब में उसका हिस्सेदार रहा है। तो कर्म है उसके सामने जो उसके सामने आ रहे हैं। जब सर्बिया में बॉम्बिंग हुई तो भी वो उसमें भागीदार था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब इराक में इन्वेजन हुआ तब भी वो सपोर्ट करता था। जब लीबिया में इन्वेजन हुआ, सीरिया में टेररिस्ट को सपोर्ट करने की बात आई, तभी भी वो सपोर्ट होता था। क्योंकि अमेरिका में एक कानून है, आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करती थी वहां की एजेंसीज, उठा के कोपेनहेगन लाती थी और यहां से जहां ले जाना पड़ता था वहां ले जाती थी, कोई सीरिया में या कहीं पर भी, वहां जाके टॉर्चर करती थी।
तो ये ट्रांजिट पॉइंट बना, इन्हें सब पता था ये आदमी क्यों, कौन लाया, किसे लाया, क्यों लाया, कहां ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। तो भैया कर्म है तुम्हारे, आदमी हो, समाज हो, देश हो, गलत करेगा तो कर्म भोगने पड़ेंगे, सिंपल है। और वही डेनमार्क के साथ हो रहा है। खैर इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।